नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम सीखेंगे एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने का तरीका। एनसीईआरटी पुस्तक को कैसे पढ़ें, कैसे इसका नोट्स बनाएं और इसमें कैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट छांटें कैसे, है ना। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम सीखेंगे आज से हम अपने एनसीईआरटी पुस्तक की शुरुआत करेंगे। आज हम 6 क्लास से अपने एनसीईआरटी का शुरुआत करेंगे और 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। रोज़ एक एक विषय पढ़ते रहेंगे हम, तो लगातार पढ़ने से हम अपने एनसीईआरटी बुक्स समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार आज से हम शुरू करते हैं अपने 6 क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक हमारे अतीत से अब शुरुआत करके पहला अध्याय देखते हैं। पहला अध्याय इसमें क्या, कब और कैसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमारा पहला अध्याय। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। हाँ, शुरुआत करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखेंगे। हालांकि आज हमारा पहला दिन, आज से तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन से जब हम शुरू करेंगे तब हम पढ़ने से पहले एक मैप अपने साथ रखेंगे, नोटबुक, पेन अपने साथ रखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट करने के लिए। ठीक है ना। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो तो अपना एनसीईआरटी बुक खोल लें और साथ ही साथ मिलाते जाएं, पढ़ते जाएं। ठीक, और नोट्स भी बनाते रहें। ठीक, और जिनके पास नहीं है इसी में ध्यान से देखते रहें। प्रत्येक पेज का पीडीएफ हमारे पास है। तो आइए शुरू करते हैं अपना। एनसीईआरटी में हमेशा क्लास एक क्वेश्चन से शुरू होता है। तो जैसे यहाँ भी देखा गया है, क्वेश्चन से ही शुरू है। इसमें लिखा हुआ है, रसीदा ने सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। कोई एक रसीदा नाम की लड़की है, वो अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी, एक न्यूज़ पे पड़ी। वो न्यूज़ क्या थी, वो सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कैसे, कौन जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। वो ये सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था। 100 साल, 200 साल हैं, ये सब कैसे जाने। भाई, आज का हो तो हम जान सकते हैं, कुछ साल का हो तो हम जान सकते हैं, लेकिन 100-200 साल का हो वो कैसे जानेंगे। ठीक, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी से पूछ सकते हो, व्यक्ति से बात कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उसकी याददाश्त हो उस समय तक की। ठीक, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी शिकार, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे या फिर कौन सा गीत गाया करते थे। ये सब जानकारी हमें मिल सकती है। ठीक है, कैसे मिल सकती है आगे बताते हैं। लोग कहाँ रहते थे ये भी हम जान सकते हैं।
देखिए नर्मदा नदी का पता लगाओ, मैप दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे। ठीक, तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है? तो भैया नर्मदा नदी हम लोग सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकल पर्वत पर स्थित अमरकंटक शिखर से निकलती है ये। ठीक, और ये बढ़ते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात पहुंचती है। गुजरात में खंभात की खाड़ी अरब सागर में है, वहीं गिरती है जाके। ठीक है ना, 3 राज्यों से होते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये सब नोट कर लो। ठीक है ना, कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये अमरकंटक से निकलती है। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट बातें, मैकल पर्वत भी महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नदी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, कि ये नदी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह के गुजरात से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये। ठीक है ना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, खंभात की खाड़ी को पूर्व में हम कैम्बे की खाड़ी के नाम से जानते थे। कैम्बे की खाड़ी, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये, याद रखना, नोट कर लेना। कैम्बे की खाड़ी के नाम से जानते थे। ठीक, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और यहाँ ये कैम्बे की खाड़ी त्रिकोणीय आकृति है, त्रिकोणीय आकृति। ठीक, और इसमें यहाँ पे आके गिरती साबरमती नदी गिरती है, माही नदी गिरती है आके, है ना, ताप्ती नदी भी आके यहीं गिरती है। ठीक, खंभात की खाड़ी में ही गिरती है, सब याद रखना है, वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी हम देख लिए ना, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लो, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, हैं, जो शुरुआत में यहाँ लोग रहते थे वे कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब समझ रहे हो ना, एकत्रित करता, जैसे एक बहुत उपयोगी चीज़ को जो एकत्र करते हैं ना, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगल में बहुत ज़्यादा, है ना, फल फूल कंदमूल इमारती लकड़ियाँ रहती हैं। ठीक, वे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक, जंगल से वे फल, जड़, है ना, और भी उपयोगी वस्तुएं एकत्रित करते, जानवरों को शिकार भी करते, तो इसको एकत्रित करते थे, है ना, अपने जीवन के लिए। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको तो पता है ना मैप कैसे बनता है, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ पूर्व, और इधर बाएं हाथ पश्चिम। ये बीच का जो जगह होगा इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक, ध्यान रखना। तो हमको देखते हैं उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, है ना। तो ये है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये पाकिस्तान में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान में स्थित हैं। और इसी के पूर्व में सिंधु नदी घाटी का मैदान है भैया, ध्यान रखना।
आगे बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। ठीक, तो आइए देख लिए ना हम किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। आइए जानते हैं इसके बारे में प्रमुख फैक्ट। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपाजना आरंभ किया। यहीं से 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपाजना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू जानवर बनाया। ठीक, ये सब जानवर यहीं से पालना शुरू हुआ। ठीक है ना। ये लोग गांवों में रहा करते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो अभी हमने बताया ना, पूर्व किधर पड़ेगा भैया, ये पड़ेगा। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ ये है, ये स्थित हैं। दिखाई पड़ा गारो पहाड़ी है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक, यहाँ पर मुख्यतः गारो जनजातियाँ पाई जाती हैं। आदिवासी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। ठीक, गारो पहाड़ियाँ छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। और हाँ, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दुनिया का सबसे नम स्थान है ये मेघालय। ठीक, ये पहाड़ियाँ जो है दुनिया का सबसे नम पहाड़ियाँ होंगी। ठीक, विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी भैया? ये यहाँ पड़ेगी। विंध्य की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के पास। ठीक, इस पहाड़ी के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि ये पहाड़ियाँ भारत के विभाजन का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ से भारत का विभाजन माना जाता है भैया, हैं, भारत का विभाजन यहाँ पे समझने की दृष्टि से है। ठीक, किसी और देश का विभाजन नहीं। जो इसके उत्तर में है इसको हम उत्तर भारत के नाम से जानते हैं और नीचे के क्षेत्र को हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। पता है ना, साउथ वाली मूवी है, साउथ वाली मूवी भैया इधर हो कि है। ठीक, पता चल गई ना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और है विंध्य के पहाड़ियाँ से। ये विंध्य के पहाड़ियाँ 5 राज्यों में फैला हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के दृष्टि से, है ना। तो पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक, बिहार पता है ना। चौथा क्या है? गुजरात। और पांचवा छत्तीसगढ़। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे देखते हैं हम। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर भारत में स्थित है। समझ गए ना। चावल कहाँ उगाया गया? विंध्य के उत्तर में उगाया गया। और गेहूँ कहाँ उगाया गया? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे गेहूँ जौ। ठीक, समझ आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब भैया लो, सिंधु नदी आ गई। सिंधु के बारे में बात हुई थी, है ना। ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का क्षेत्र ये है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पता करने के लिए, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो कि
आप देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित हैं। ठीक है ना। और सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ और भी हैं जो कि, और कौन सी हैं, ये है काबुल नदी। काबुल नदी ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये आ रही मिल रही सीधे यहाँ पे सिंधु नदी में, है ना। ये झेलम आके चिनाब, रावी, सतलज है। काबुल नदी भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। एक नदी और है कुरेम नदी। कुरेम नदी वो इसमें दिखाया नहीं गया, कुरेम नदी भी है यहीं आसपास इसके काबुल के। ठीक, तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, और सिंधु नदी के बारे में हम एक फैक्ट ये जानते हैं कि इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए आके भारत से होते हुए अरब सागर में आके मिलती है। ठीक, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में है। ठीक, आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। समझ रहे हैं ना। एक कोई बड़ी नदी है, उसमें एक छोटी छोटी कई नदियाँ मिलती हैं, उसी को सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं झेलम है, सतलज है, ब्यास है, रावी है ना, ये सब आके सिंधु नदी में मिलती हैं और ये जाके सीधे आके अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। ठीक, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो सोन नदी देखते हैं कहाँ पे है। सोन नदी ये है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। हम ये देखते हैं सोन नदी, तो ये गंगा नदी आ रही है यार। ठीक ना। गंगा नदी के बारे में हम किसी दिन अलग से वीडियो बना के इसका उद्गम, इसमें सहायक नदी है कौन कौन सी, सभी बातें बताएंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तब भी वो यात्रा करते थे। रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान आते थे, तब भी यात्रा होती थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। कभी कभी सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर युद्ध लड़ने के लिए जाया करती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक, व्यापारी लोग अपना बिजनेस करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, काफिलों में जाते थे, टीम बना के झुंड के साथ, या फिर जहाज़ों के में जाते थे। ठीक, लोगों को शिक्षा सलाह ज्ञान देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कौन जाया करते थे? धार्मिक गुरु
शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे ना। जैसे कि आप जान रहे हैं कि खोज के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। लोग यहाँ से कहीं जाते थे तो वहाँ की बोली भाषा विचार के बारे में सब जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते थे, अगला टॉपिक है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो देखते हैं। एक बार फिर से मानचित्र देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानचित्र देखते हैं। ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा देश है जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसके इस तरफ देखते हैं, पहाड़ियाँ हैं पूरा, और नीचे की तरफ समुद्र है, जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। पानी था, पर्वत, पहाड़ आदि थे, लेकिन लोगों को ये सब बातें आसान थी। ठीक, ये सब पूरा जल से भरा हुआ था। ठीक, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक, श्रीलंका, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, लोग हर जगह पहुँच सकते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा काम कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया, है ना, समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशते, उससे नक्शा बनाते, कुछ लिखते हैं ना कुछ किया करते थे उससे। संगीत की रचना करते थे, भोजन की तलाश में नए नए तरीके सीखते थे, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते थे। ठीक है ना। देश के नाम, अगला टॉपिक है देश के नाम। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, ये चीज़ जानते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकाला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। मैप लेके बैठोगे तो ईरान और यूनान का पता एटलस में चलेगा। लगभग 250 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश है उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह था, उनको वो लोग भारत में रह रहे हैं ऐसा कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35,000 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है।
बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा ना। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, एक राजा थे भरत, हाँ, उनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत देश पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में कैसे जानें? जो बीत चुका है उसको हम कैसे जानें? जैसे कि, है ना, अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखे गए पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अतीत के बारे में जानकारी के लिए हम पुस्तक को ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, है ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पहले जो पुस्तक लिखे जाते थे और हाथ से लिखे जाते थे उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा का मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पहले की पुस्तकें जो होती हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, पांडुलिपि जिसको बोलते थे, है ना। तो उस समय की लिपि, लिखने का तरीका पांडुलिपि हुआ करता, जिसको हम पढ़ नहीं सकते थे। पहले कागज़ का नहीं हुआ करता था, इसको हम एक भुर्ज नामक पेड़ होता था उसी के छाल पे लिखते थे, लिख कर उसको अपना संरक्षित रखते थे, सुरक्षित रखते थे। तब कागज़ का आविष्कार नहीं। कागज़ का आविष्कार 202 ईसा पूर्व में कैलुन ने किया था। कैलुन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कागज़ का आविष्कार किया। ठीक, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लेना। ऐसे हुआ करती थी पांडुलिपि ऐसे लिखी जाती थी। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ी लिखी नहीं जा सकती थी ये सब भाषा। भोजपत्र, यही है भोजपत्र, है ना। आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक, ये लिपियाँ कई भाषा में मिली गई हैं। संस्कृत में भी लिखी मिली, महाकाव्य, कविताएं, नाटक संस्कृत में लिखे गए, और तमिल भाषा, है ना, प्राकृत भाषा में मिली हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभी तक बात हो रही थी पांडुलिपि के बारे में, अब बात हो रही अभिलेखों के बारे में। अंतर समझ रहे हो ना इसमें? पांडुलिपि जो है ये भोज के पत्तों पे लिखी जाती थी, ठीक, और अभिलेख जो है पत्थरों पे लिखे जाते, खुदवा कर लिखाए जाते थे। ये अंतर है, बहुत समझना, बारीकी समझना। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, अपने जो भी कार्य करते थे एक पत्थर में लिखवा के गड़वा दिया करते थे कि मैंने ये किया, वो किया, इसको जीता, उसको जीता, इस तरह की बातें लिख देते थे। प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पहले कागज़ तो हुआ नहीं करते थे, है ना, ताम्रपत्र थे जो सुरक्षित रह नहीं पाते थे। इस वजह से राजा लोग पत्थरों में लिखवा दिया करते थे, इससे उनकी पहचान बनी रहे आगे तक।
क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? लाभ क्या थे पता चल गया होगा ना। ऐसा करवाने की क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। हाँ, एक अलग नोट बना के इसको अलग से लिख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो पुराने चीज है ना, पत्थरों का अध्ययन करने वाला, इमारती लकड़ियों का अध्ययन करने वाला, मूर्तियों का अध्ययन करने वालों को हम पुरातत्वविद कहते थे, है ना। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। वे आभूषण वगैरह के पता करवाने के लिए खुदाई भी करवाते, जहाँ उनको शक होता है कि भाई यहाँ पे कुछ है तो वहाँ पे खुदाई कराते थे, है ना। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की हुआ करती थी, पक्की मिट्टी की हुआ करती था, तो कुछ धातु की बनी हुआ करती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो जल्दी नष्ट नहीं होते थे, बहुत ही कठोर होते थे, वो मिल जाती थी खुदाई के समय। ठीक। पुरातत्वविद चिड़ियों, जानवरों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे, जिससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पहले के कपड़े जो हैं सूती कपड़े हुआ करते थे जो सड़ जाते थे, मुश्किल नहीं मिलते होंगे जल्दी से। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविधि की जानकारी के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पत्थरों, इमारतों, लकड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो ना अंतर दोनों के बीच में। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर स्रोत मिल जाते हैं किसी चीज़ का तो अतीत के बारे में पढ़ने में मज़ा आने लगता है। समझ रहे हो ना। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो ना। आज के CID हैं ये लोग। ठीक है। आगे देखते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक, है ना। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? मैंने बताया था पुस्तक का नाम हमारे अतीत, है ना। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द बहुवचन के लिए किया गया। हमारे अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, है ना, इसलिए अतीत का हम बहुवचन में देखते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से अलग हुआ करता था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से अलग हुआ करता था। यानी कि सभी का जीवन अलग अलग हुआ करता था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। पहले भी लोग अलग अलग रहते थे, अलग अलग तरीके थे, अलग अलग व्यवसाय था, अलग अलग रीति रिवाज थे ना, सारा कुछ अलग अलग हुआ करता था।
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, कि जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, मटर है ना, किसान उगाते हैं तो ले जाके बाज़ार में बेचते हैं व्यापारी के माध्यम से। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। पहले के जो शासक थे ना, बताया ना, पत्थरों में लिखवा के गड़वा दिया करते थे कि हमने ये किया वो किया, है ना। इस वजह से उनके बारे में जानकारी हमें मिल जाती हैं। और पहले शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपाले, इन सब लोगों के बारे में जानकारी हमें नहीं, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि कभी लिख के टंगवाया ही नहीं, गड़वाया ही नहीं, है ना। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने की मदद मिलती, थोड़ा बड़ा जानकारी मिली है, खास नहीं, है ना। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक। तिथियों का मतलब क्या होता है ना, तारीख, है ना, डेट। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से 2000 वर्ष, है ना। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व, यानी ईसा के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसलिए ईसा पूर्व कहते हैं, जानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक। आइए देखते हैं आगे हम तिथियों के बारे में कैसे जानते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व, अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व होता था, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, इसको ईसा पूर्व कहते थे हिंदी में। ठीक। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखते थे ईसवी, एनो डोमिनी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, ईसवी शब्दों से बना था। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों के लिए इसलिए करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग मान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष ईसा पूर्व, इस वर्ष पूर्व। कभी कभी 20 BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। वर्तमान से पहले को BP कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट। पृष्ठ 3 पर तिथियां हैं। पृष्ठ 3 पर तिथि दी गई हैं 4700 और 2500 ईस्वी, है ना। उनका पता लगाओ कि ईसा पूर्व 4725 से इससे पता लगाओ कि अक्षर समूह का प्रयोग कैसे करोगी इसके लिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो बस चैप्टर समाप्ति है ना, इसको पढ़ लीजिएगा आप खुद ही। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, किसी एक पुरातत्वविद जो होते हैं उनका तुम्हें कोई इंटरव्यू लेने का मौका मिले,
तो उनसे 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो। 5 प्रश्न क्या क्या पूछोगे, जो उनकी सूची तैयार करो ना इंटरव्यू लेने के लिए। इसको मिलान करो, अभी पढ़ाया है ना। पांडुलिपियों अभिलेखों का अंतर बताइए। क्वेश्चन बन गया, अभी बताए थे अंतर, है ना। बस, तो आज का चैप्टर समाप्त, और बाकी का चैप्टर कल, दूसरा चैप्टर हम इसमें अपलोड करेंगे। तो बस ठीक है, फिर नमस्कार साथियों। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मत भूलिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए, सभी को फ़ायदा हो, है ना। ठीक है, नमस्कार।